मैं वाकई एक मरे हुए विक्षिप्त व्यक्ति हूँ। लोग बस खाना चाहते थे और मैंने उनकी जान ले ली। उसी साल हमने नया घर लिया था। माँ पापा घर की सजावट में लगे थे और मैं अपनी छोटी बहन की देखभाल कर रहा था। रात को मेरी माँ ने बताया कि वह और पिताजी पेंट खरीदने जा रहे हैं और मुझे घर पर रहने को कहा। बाद में मैं थक गया और अपने कमरे में सोने चला गया। मैं अच्छी तरह से सो रहा था, पूरी तरह से अपनी बहन के अस्तित्व को भूल गया। अचानक मैंने कांच टूटने की आवाज सुनी और मैं चौंक कर जाग गया। तब मुझे याद आया कि मेरी एक छोटी बहन भी है। डरो मत छोटी लड़की, मुझे बस भूख लगी है और कुछ खाना चाहता हूं, लेकिन अब तुम मेरी अगली भोजन हो। वासा और मुझे आत्मरक्षा में सही माना गया। मुझे कोई दंड नहीं मिला और वह घर मेरे पिताजी ने बेच दिया। लेकिन वह आदमी हर दिन मेरे सपनों में आता है। मुझे बहुत भूख लगी है। दादा ने जीवन भर बैल पाले थे। मरने के बाद उनका मुंह कैसे भी बंद नहीं हो रहा था। गांव के लोग कहते थे कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। बिना सोचे समझे अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। बड़े चाचा इसे अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने दूसरे चाचा से कहा कि वे गर्म तौलिया दादा के चेहरे पर रखें ताकि मांसपेशियां ढीली हो सकें। 3-4 दिन ऐसा किया। तौलिया बदलने के बाद दादा का मुंह अंततः बंद हो गया। लेकिन इसके बाद के कुछ दिन दादा और 2 चाचा बारी बारी से शव के सामने जागते रहे। सिर्फ मेरे पिता ही हमेशा के लिए शव के सामने घुटने टेककर बैठे रहे। छठे दिन जब पहाड़ पर गए, परिवार के सभी सदस्य फेंग शुई विशेषज्ञ की देखरेख में ताबूत खोलकर दादा को अंतिम बार देखने की तैयारी करने लगे। नतीजा ये हुआ कि दादा का चेहरा सलेटी लग रहा था, मुंह खुला हुआ था, पहले से भी ज्यादा बड़ा और थोड़ी लगभग छाती को छू रही थी। सभी लोग डर गए, नहीं पता क्या करें। मैंने अपने बड़े भाई से पूछा। बड़े भाई और दूसरे भाई ने परामर्श के बाद तय किया कि मूल योजना के अनुसार अंगों को पहाड़ पर ले जाया जाएगा। ताबूत उठाने वाले सभी गांव के ताकतवर लोग थे। पटाखे फूटने लगे। 4 लोगों ने ताकत लगाई, लेकिन किसी तरह अपने पैर नहीं उठा पाए। चेहरे का रंग काफी पीला था। अच्छा हुआ कि विदाई देने वाले दल में से एक बलशाली व्यक्ति मदद के लिए आया, लेकिन ताबूत फिर भी नहीं उठ पाया। फेंग शुई विशेषज्ञ ने तुरंत पूछा, क्या कोई अधूरा ख्वाब बाकी है? तीनों भाई काफी देर तक सोचते रहे और ताबूत के पास जाकर बातचीत की, लेकिन फिर भी ताबूत नहीं उठ पाया। मेरे पिताजी बेटे के लिए शुभ संकेत देने का ताबूत लेने चाहे। पिताजी, अगर आपकी कोई और इच्छा है तो रात में बेटे को सपना देकर बताओ। आप ऐसे नहीं होते तो हम सब परेशान रहते। ये बात कहते ही 6 लोगों ने ताबूत उठा लिया। मेरे पिताजी, चिंता लीजिए, कुछ बदल न जाए। जल्दी से सबको पहाड़ पर बुलाया। रास्ते पर ताबूत पर नजर रखी, गहरी सांस नहीं ली। डरते थे कि दादाजी नाखुश हो जाए। सौभाग्य से ताबूत आसानी से दफन हुआ। कब्र भरते समय हमें तीसरी पीढ़ी को पहले घर लौटने के लिए कहा गया। कहते हैं कि यह रिवाज है। घर लौटने के बाद मैं खुद को सोचने से नहीं रोक सका। मैं रोके बिना रोने लगा। मेरी माँ ने यह देखकर मुझे सख्ती से फटकारा। अंतिम संस्कार के पहले दिन रोना मना है। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने खुद को रोके रखा। बाद में मेरी माँ ने समझाया कि अंतिम संस्कार के दिन रोने पर मृत व्यक्ति जाने में संकोच करेगा। उस रात मैं वहाँ लेटा जहाँ पहले दादाजी के साथ लेटे थे, सोने वाले कोने में। हमेशा लगता है कि दादा अभी भी पास में है। आंसू फिर से आने वाले थे, लेकिन माँ की बात सोचकर जबरदस्ती रोक लिया। अर्धसुप्त अवस्था में मैंने दादा को अंदर आते देखा और पहले की तरह मेरे बगल में लेट गए। मैंने अपनी आंखें मली और पाया कि उसका मुंह फटा हुआ है, चेहरा नीला है और उसने अभी भी वही कफन पहना है जो अंतिम संस्कार में पहना था, और मेरा हाथ उसके मुंह में था। मुझे लगा कि मैं सपने में नहीं हूँ। दादा, तुम सच में वापस आ गए हो। लेकिन वो तो पहले ही दफन हो चुका था। फिर उसकी लाश मेरे बिस्तर पर कैसे आई? कुछ समय बाद बड़े पापा आए और ये देखकर तुरंत गुस्से में बोले, ये किसने किया? ये नीच हरकत, किसी के पुरखों की कब्र खोदना। इसके बाद वह दूसरे चाचा भी आ गए। उन्होंने दादा की लाश देखी तो उनके माथे पर बल पड़ गए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। अंत में कुछ भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि रातों रात दादा की लाश को फिर से दफनाया जाए। मुझे गांव में जाकर चेन मिट्टी के कारीगर को मदद के लिए बुलाने के लिए कहा गया। मैं दौड़ते हुए चेन मिट्टी के कारीगर के घर गया और उसे सारी बात बताई। चेन मिट्टी के कारीगर के भी माथे पर बल आए। उन्होंने एक मिट्टी घोलने वाला बाल्टी लिया और मेरे साथ दादा की कब्रगाह पर चले गए। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तब तक बड़े पिताजी पहले से ही वहाँ थे। मैंने देखा कि कब्र की छत पर एक ऐसा छेद था जिसमें एक व्यक्ति अंदर जा सकता था, लेकिन वहाँ खुदाई के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे। मैं इसे ध्यान से देखने ही वाला था कि तभी दूसरे पिताजी ने मुझे घर लौटने के लिए कहा। उन्होंने मुझे वहाँ रुकने नहीं दिया, कहा कि सीधी रिश्तेदारी वाले लोग वहाँ नहीं रह सकते। मैं समझा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात मानी और वापस चला गया। वे रात को 10 बजे के बाद ही लौटे। काम समाप्त करने के बाद बड़े चाचा ने चैन मिस्त्री को खाने के लिए बुलाया, लेकिन भोजन के दौरान वो लगातार चिंतित दिखाई दिए, जैसे उन्हें कोई परेशानी हो। दूसरे चाचा भी वैसे ही चिंता में थे। आखिरकार बड़े चाचा के पूछने पर चैन मिस्त्री ने कहा, शेक्यू दोंगे, मुझे लगता है कि आपको एक फेंग शुई विशेषज्ञ से फिर से जांच करवानी चाहिए। ये कब्र कुछ अजीब लगती है। दूसरे चाचा ने भी कहा, अगर ये किसी ने कब्र खोदने के लिए किया होता तो बाहर से देखने पर ऐसा लगता जैसे कब्र के अंदर से बाहर की तरफ देखा गया हो। पीला कोल बच्चे की कब्र का मुंह बाहर बड़ा और अंदर छोटा होना चाहिए, लेकिन दादा की कब्र स्पष्ट रूप से अंदर बड़ा और बाहर छोटा थी, जैसे दादा खुद बाहर निकले हो। चेन्नी जियांग के जाने के बाद दूसरे चाचा ने शहर जाकर एक फेंग शुई विशेषज्ञ लाने का फैसला किया। पूरे दिन परिवार के लोग उदास थे। केवल
रातें खाने के समय बड़े चाचा ने कहा कि आज रात कब्र फैला देंगे, ये देखने के लिए कि वास्तव में कौन ये कर रहा है। वो अब भी मानते हैं कि ये किसी इंसान का काम है। हालांकि मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने जोर देकर कहा कि मैं भी जाऊंगा। आखिरकार ये मेरे दादाजी की बात है, मैं नहीं देखता कि उन्हीं कब्र बर्बाद हो। मेरे पिताजी ने देखा कि मैं इतना आड़ो हुआ हूँ तो वो मुझे भी ले गए। मेरा रुख दृढ़ था और ज्यादा कुछ नहीं कहकर हम कब्र के किनारे पहुंच गए। हम तीनों आग के पास बैठकर दादाजी कब्र की रक्षा कर रहे थे। अचानक मैंने पीछे से कदमों की आवाज सुनी। तुरंत पीछे मुड़कर जोर से कहा, कौन है? लेकिन कुछ भी नहीं देखा। बड़े पिताजी और मेरे पिताजी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, किसी के चलने की आवाज सुनी। बड़े पिताजी और मेरे पिताजी ने एक दूसरे की ओर देखा। मेरे पिताजी ने जलती हुई लकड़ी को मशाल की तरह लिया और आग सुलगाई। मैंने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और आवाज आने वाली दिशा में चल पड़ा। मेरे और बड़े पिताजी के मन में थोड़ी घबराहट थी। इतनी रात को यहाँ कोई कैसे आ सकता है? अचानक मेरे पिताजी ने जोर से चिल्लाया, मत भागो। उनका मैं झाड़ियों में गया। मेरे हाथ की आग धीरे धीरे दूर होती गई। मैं और दादा अलाव के पास कुछ देर बैठे रहे। आधा घंटा बीत गया। मेरे पिताजी अभी तक वापस नहीं आए। अब थोड़ी चिंता होने लगी। दादा उठकर मुझसे बोले, मैं तुम्हारे पिता को देखने जा रहा हूँ, अगर आधे घंटे में वापस नहीं आया तो तुम पहले वापस चले जाना। घर लौटते समय मैं अपने फोन को पकड़ता हूँ और हर थोड़ी देर में समय देखता हूँ। ये रात के 11 बज चुके हैं और दादाजी गए हुए भी 20 मिनट हो चुके हैं। तभी मुझे सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जो मेरे दादाजी के पुराने घर की तरफ से आ रही थी। क्या दादाजी फिर से कब्र के भीतर से खुदाई करके बाहर आने वाले हैं? मैंने अपने फोन के फ्लैशलाइट से दादाजी की कब्र की ओर रोशनी डाली और देखा कि कब्र के ऊपर एक बड़ा सा मुंह वाला चेहरा है। पीले नीले रंग का चेहरा मेरे दादा की ओर ठीक सामने था। वह मेरी ओर हंस रहे थे। मैंने एक जोर से चिल्लाई और फिर होश खो बैठा। जब होश आया तो खुद को घर के बिस्तर पर पाया। मेरी माँ बिस्तर के पास बैठी धीरे धीरे सिसक रही थी। दादा और चाचा दरवाजे के पास बैठे धूम्रपान कर रहे थे। मैंने दादा और चाचा की ओर देखा और पूछा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? ऐसा पूछते ही मेरी माँ और जोर से रोने लगी। बड़े चाचा ने अपनी कमर से एक जूता निकालते हुए कहा, कल रात जब हम पीछे गए थे तो तुम्हारे पिता का जूता मिला, पर व्यक्ति नहीं मिला। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे पिताजी को ढूंढने जाना चाहिए। तब बड़े चाचा ने मुझे रोका और कहा कि गांव का मुखिया पहले ही पूरे गांव के लोगों को फाड़ की तलाश में लगा चुका है, तुम अब जाने की जरूरत नहीं है। उसी समय एक अनजान मध्यम आयु का व्यक्ति आंगन में आया और दूसरे चाचा ने उसे देखा और तुरंत उसके पास गए। चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, पुराने साथी, तुम आखिरकार आ गए। वह मध्यम आयु का व्यक्ति एक आह भरते हुए सिर हिलाते हुए बोला, मामला इतना बड़ा हो गया है, क्या मैं नहीं आता? पहाड़ी की खोज में जो लोग गए हैं उन्हें वापस बुला लो, मैं जाऊंगा। दूसरे चाचा एक मत के व्यक्ति हैं, लेकिन अपने पुराने सहपाठी की बात सुनने के बाद उन्होंने तुरंत गांव के मुखिया से पहाड़ खोज रहे ग्रामीणों को वापस बुलाने के लिए कहा। इस श्रीमान चैन की व्यवस्था में सभी लोग दादा की कब्र पर चले गए। फिर उन्होंने चारों उसने अपनी उंगली दबाई और गांव वालों से कहा कि 28 आदमी रुके, बाकी सब वापस चले जाएं। फिर उसने लाल धागे से पुराने घर के चारों ओर एक घेरा बनाया, कुछ ताबीज चिपका दिए और 28 आदमियों को हर एक को एक एक दिया। तोंचे को उनके मुंह में रखने के लिए कहा और समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी मुंह नहीं खोलना है। चैन साहब ने अपने हाथ की 6 कांसे की सिक्के फेंके, फिर झुककर उन्हें ध्यान से देखा। उनका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। उन्होंने लगातार 9 बार उछाला, बिना रंग के, जैसे कोई मुर्दा। 10वीं बार उन्होंने दादा की कब्र की तरफ गुस्से में इशारा करके कहा, दादा, क्या आप सच में अपने वंश को समाप्त करना चाहते हैं? अगर नहीं तो नई पीढ़ी को कोई अच्छा संकेत दीजिए। इसके बाद उन्होंने फिर से कांसे के सिक्के फेंके। इस बार उनका चेहरा कुछ नम हुआ। उन्होंने हाथ हिलाते हुए जोर से, कब्र खोदो। मेरे दूसरे चाचा के चेहरे पर कुछ असहजता थी। बड़े चाचा तो और भी ज्यादा गुस्से में आकर श्रीमान चैन को उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन श्रीमान चैन ने कब्र खोदने की जिद की। उन्होंने सिर्फ दूसरे चाचा से कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा छोटा भाई मर जाए तो जल्दी से कब्र खोदो। ये सुनते ही बड़े चाचा और दूसरे चाचा सब लोग चुप हो गए और तुरंत सबको कब्र खोदने के लिए बुलाया। अगले कुछ समय में 28 जवान आदमी बारी बारी से बिना कुछ बोले कब्र खोदते रहे, मानो एक मूक नाटक हो। चैन साहब कब्र के पास बेचैन होकर घूम रहे थे। 1 घंटे के बाद ठोस मिट्टी की परत आखिरकार खोद ली गई और अंदर का ताबूत नजर आया। चैन साहब उसमें कूदकर ताबूत पर लेट गए, जैसे अंदर की आवाज सुन रहे हो। 1 मिनट बाद वह ऊपर आकर जल्दी से चिल्लाए, जल्दी से ताबूत खोलो। उसे तुरंत सबको रोकना होगा। उन्हें मुंह में से तांबे के सिक्के निकालने के लिए कहना होगा। एक घेरे में तांबे के सिक्के लगाए, 3 और 9 सिक्के थे और कब्र की तरफ केवल 1। ताबूत खोलने के लिए पहली हथौड़ी कब्र के सिर पर खड़े व्यक्ति द्वारा मारी गई। फिर सबने मिलकर ताबूत को पीटा। ताबूत पर कीलें निकालने के बाद हमने साथ मिलकर ताबूत का ढक्कन खोला और सबने ठंडी सांस ली।